Hey everybody, my name is Nihal and welcome to this lecture. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 12 के सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का सिलेबस। काफ़ी इन डेप्थ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे विद फिगर्स विद एग्जांपल्स जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट होंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स जस्ट गेट गोइंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द एंटायर सिलेबस हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, अब आपका जो एंटायर सिलेबस है वो इसके कंटिन्यूएशन में ही है। चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज़ सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, नाम से ही काफ़ी सिमिलर लग रहा है। यहाँ इंट्रोडक्शन है, यहाँ सोर्सेस है। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये कहीं न कहीं चैप्टर नंबर 1 के ही कंटिन्यूएशन है। उसके बाद 3 करस्पॉन्डेंस वाले चैप्टर्स हैं। करस्पॉन्डेंस का बेसिक मतलब होता है लेटर्स या कम्युनिकेशन, ठीक है? तो काफ़ी स्कोरिंग है, ईज़ी है एंड काफ़ी जल्दी कवर हो जाते हैं। उसके बाद 4 जनरल नॉलेज वाले चैप्टर्स हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? अब हमने सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया है, बट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ये 2 मिनट लेगी लेकिन आपके एंटायर राइटिंग पैटर्न को ही चेंज करने वाली है इफ यू फॉलो दिस। सो एक फॉर्मेट होता है आईएमडी वाला फॉर्मेट जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनिशन बोलते हैं। जिसमें बेसिक होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये क्वेश्चन है, तो सीधा इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स लिखने से पहले थोड़ा बिल्डअप करना होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3 लाइन का, सेम मीनिंग होती है 2 से 3 लाइन की, एंड देन डेफिनेशन होती है अगेन 2 से 3 लाइन की। इसके बाद आपका मेन आंसर आता है और फिर 1 लाइन का कंक्लूजन भी आता है। अब इमेजिन करिए आप एग्ज़ामिनर हैं, आपके पास 2 स्टूडेंट्स के मार्कशीट्स आई, ठीक है? एक जिसने मेन आंसर को इस फॉर्मेट में लिखा है और जिसने सीधा मेन आंसर स्टार्ट किया है। आप मुझे बताओ कि आप किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दोगे? ऑफ़ कोर्स जिसने ये वाले फॉर्मेट में आंसर लिखा है, क्योंकि इससे एग्ज़ामिनर को भी पता चल जाता है कि आपको आता है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, ठीक है? दैट बीइंग सेड, तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन याद कराना मेरी ज़िम्मेदारी है एंड सेम गोज़ फॉर एसपी, सेम गोज़ फॉर ओसीएम, सेम गोज़ फॉर इकोनॉमिक्स। बट क्योंकि आप ये एसपी में जान रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो वेल एंड गुड, बट नहीं आए, तो यहाँ से प्लीज़ फॉलो इट थ्रू आउट दिस एंटायर सब्जेक्ट, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस करके कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, जिसका ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। अब ये क्या है, क्यों है, हम लोग समझते हैं। आओ, तो सबसे पहला कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में ना उन्होंने क्या बोला है पता है? उन्होंने 4 चीज़ें बोली हैं। कितनी चीज़ें बोली हैं? 4। द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। देखो, इसने फाइनेंस का मतलब अब तक बताया नहीं है। इसने बस बताया कि फाइनेंस 4 चीज़ों से रिलेटेड है। मनी, मनी मैनेजमेंट मतलब पैसे, उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है? इनफ्लो कितना, कैसे, कब होना चाहिए एंड आउटफ्लो कैसे, कितना, कब होना चाहिए, ठीक है? तो अब तक हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिर्फ़ ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दिस। देखो, द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे एंड यहाँ से बस इसके अलावा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग चीज़ें समझेंगे। हेनरी फोर्ड राइटली सेड, मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज़ इट। हेनरी फोर्ड, यानी फोर्ड मोटर्स का तो नाम सुना ही होगा हमने। उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही है और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मनी इज़ एन आर्म और लेग, मतलब वो हाथ-पैर जितना इम्पोर्टेंट है। या तो उसको यूज़ करो या तो भूल जाओ, दैट इज़ इट। ये अंडरलाइन करता है फ़ाइनेंस का फ़ाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। क्या ये बात क्लियर है? सी, बिज़नेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, राइट? तो वहाँ पे पैसा ही तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब जानेंगे एज़ पर दिस टेक्स्ट बुक। अभी हम लोग ने जो भी देखा वो फाइनेंस वर्ड के रिलेटेड था। क्या था? मनी, मनी मैनेजमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, बस इतना ही, और फिर एक हेनरी फोर्ड की लाइन बताई थी। ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे एक और लाइन लिखा है व्हिच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सक्सेस ऑफ एनी बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी विथ व्हिच इट इज़ एबल टू यूज़ एंड जनरेट फंड्स। मतलब आप पैसे कैसे जनरेट करते हो और कैसे यूज़ करते हो, ये चीज़ बताएगी कि आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, हम लोग गोइंग फॉरवर्ड समझेंगे आगे, डोंट वरी।
तो अब हम लोग ने फाइनेंस के बारे में थोड़ा मतलब देखा, अब हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में जानेंगे। सी फाइनेंस को ऊपर हम लोग थोड़ा-सा देख कर आए। अब कॉर्पोरेट वर्ड जुड़ जाता है तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, जिसे हम लोग कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, बिज़नेस भी बोलते हैं एटसेट्रा। तो अभी हम लोग को नाम से ही अगर हम लोग मतलब निकालना चाहें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब किसी कंपनी का फाइनेंस। और फाइनेंस क्या है? अरे फाइनेंस मनी, मनी मैनेजमेंट, इनफ्लो, आउटफ्लो ये सब से रिलेटेड कांसेप्ट है। तो एक कंपनी के मनी मैनेजमेंट, एक कंपनी के मनी, एक कंपनी के इनफ्लोज़, एक कंपनी के आउटफ्लोज़, क्या ये कॉर्पोरेट फाइनेंस है? द आंसर इज़ एब्सोल्यूटली येस, यही कॉर्पोरेट फाइनेंस है। अब इसने अलग शब्द में बोला बट हम लोग समझते हैं, आओ। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन, ठीक है? इट डील्स विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कुछ भी नहीं समझा क्या लिखा है? एक एक वर्ड समझते आ जाओ। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है? रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, पैसे कैसे रेज़ करने हैं। सी एक कंपनी पैसे प्रकट तो नहीं कर सकती ना मैजिकली, राइट? उसको कहीं न कहीं से तो पैसे लेने पड़ेंगे। अब वो पैसे वो कहाँ से लेती है और उसको यूज़ कैसे करती है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के प्रिंसिपल्स में छुपा हुआ है, ठीक है? तो एक कंपनी पैसे कैसे रेज़ करती है और उसको कैसे यूज़ करती है। अब पैसे को यहाँ पे फाइनेंस वर्ड से डिनोट किया गया है। तो हाउ अ कंपनी रेज़ेज़ द फाइनेंस, हाउ अ कंपनी यूज़ेज़ द फाइनेंस, ठीक है? इट डील्स विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या होता है आगे पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी विद एग्जांपल पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। तो क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्लियर है? एक कंपनी बेसिकली कैसे पैसे को रेस करती है और उस पैसे को वो कैसे यूज करती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग मीनिंग पे आते हैं, डेफ़िनेशन पे, ठीक है? अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, अब डेफ़िनेशन देखेंगे। तो आप देखोगे हम लोग का आईएमडी ये वाला फ़ॉर्मेट खत्म होने वाला है। फिर मेन आंसर स्टार्ट होगा जो कि क्या होगा हम लोग आगे फ्यूचर में देखेंगे। ये बात क्लियर है? तो ये ऐसा डेफ़िनेशन है, ऑफ़ कोर्स आई विल मेक यू रिमेंबर बट आपको याद भी करना है। क्या पढ़े? ठीक है। तो ये डेफ़िनेशन किसने दी थी? हेनरी होगलैंड ने दी थी। हेनरी होगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by a business corporation। ये क्या लिखा है? आओ, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बट एक बार फिर से समझते हैं। तो हेनरी होगलैंड इन्होंने क्या बोला पता है? इन्होंने बोला कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना, इट डील्स प्राइमरीली का मतलब होता है कि सबसे बेसिक उसका काम क्या है पता है? सबसे बेसिक, प्राइमरी मतलब सबसे बेसिक, सबसे पहला काम क्या है? एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, मतलब बिजनेस में कैसे पैसा आ रहा है और वो पैसा कैसे यूज हो रहा है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने ये सेम चीज मीनिंग में देखी जहाँ पे वर्ड लिखा था रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। अब हम सेम चीज देख रहे हैं जहाँ पे एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बोला है, सिर्फ वर्डिंग अलग है, सेम बात बोली है। चाहे वो हेनरी फोर्ड ने हो, माय बैड, चाहे वो हेनरी होगलैंड ने हो, राइट? ठीक है। तो मीनिंग पढ़ लिया, डेफ़िनेशन पढ़ लिया, अब इस डेफ़िनेशन को याद भी करना है। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। हेनरी होगलैंड ने एक डेफ़िनेशन दी थी, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिज़नेस कॉर्पोरेशन। तो एक बिज़नेस कैसे पैसे को लेकर आता है एंड उसको कैसे यूज़ करता है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें बताता है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है? बट हम लोग एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। द टर्म फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब एक इंक्लूसिव डेफिनेशन बता रहा है। फाइनेंस में क्या-क्या आता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। इट कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल, इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। ठीक है? ये क्या बोला? नो आगे बढ़ते हैं, आओ। सबसे पहले यहाँ पे एक एमसीक्यू भी दिया है तो व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। तो फाइनेंस मैनेजर के ना 4 बेसिक रोल है एज़ पर दिस टेक्स्ट बुक, तो वो चारों रोल हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला, फाइनेंस मैनेजर होता कौन है? देखो, एक कंपनी में अलग-अलग डिविजन्स होते हैं। फाइनेंस का डिवीजन अलग होता है, जो फाइनेंसेस के रिलेटेड देखता है। परचेजिंग डिवीजन अलग होता है, जो कि परचेज़ेस के रिलेटेड देखता है। सेल्स डिवीजन अलग होता है, जो कि सेल्स से रिलेटेड चीज़ें देखता है।
तो इसने क्या बोला पता है? अच्छा, उन सब डिविजन्स के हेड को हम लोग मैनेजर बोलते हैं। जो सेल्स का हेड होगा उसको हम सेल्स मैनेजर बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर, उसकी 4 इन्होंने ड्यूटीज़ बताई हैं। सबसे पहला, एंश्योर दैट द फर्म फर्म मतलब कंपनी हैज़ एन एडिक्वेट फाइनेंस, मतलब कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है उसके पास, एडिक्वेट, इनफ, पर्याप्त, ठीक है? दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स एंड हैव मिनिमम कॉस्ट। इसको हम लोग विद फिगर आगे समझेंगे, डोंट वरी। अब तक जो भी हमने बोला हम आगे पढ़ने वाले हैं, आई हैव दैट थिंग इन माइंड, हो जाएगा। द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली, मतलब कंपनी ने जो भी पैसे इकट्ठा किए हैं, जिस भी नाम पे पैसे लिए हैं, वो फर्म को अच्छे से वो पैसे को यूज कर रही है। ये किसका काम है? ये देखना का काम है फाइनेंस मैनेजर का। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। ऑफ कोर्स एक बिजनेस प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जहाँ पे ओनर का पैसा लगा हुआ होता है, तो उन ओनर्स को मैक्सिमम रिटर्न्स देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है। इज इट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव? आई थिंक नॉट, लेकिन जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट था, ठीक है? अब हम लोग अब दो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसपे अब हम काफ़ी टाइम डिवोट करने वाले हैं। टू डिसीजंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो हम लोग जाते हैं, एक मस्त एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इससे आपको समझेगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है। आओ, तो सबसे पहले ना एक कंपनी ली है हमने, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है? कोई भी नाम इमेजिन कर लो, पब्लिक कंपनी है। अब जब एबीसी लिमिटेड को बिजनेस करना होगा, वो बिजनेस कैसे करेगी? वो बिजनेस पैसे से पैसा बना के करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक जो बड़ी बिज़नेस होते हैं ना, कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता खुद से बिज़नेस स्टार्ट करने पे। मतलब जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस स्टार्ट किया होगा, तब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा, ठीक है? उन्होंने थोड़े से स्टार्ट किया होगा। लेकिन एक बिज़नेस जब एक्सपांड करता है, जब बिज़नेस ग्रो करता है, तो उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। अब वो पैसे कहाँ से आएँगे? वो पैसे की काफ़ी सारे सोर्सेज़ हैं। या तो वो इक्विटी से आ जाए, या तो डेट से आ जाए, या तो डिपॉज़िट से आ जाए, या तो बॉन्ड से आ जाए, या तो और कहीं बोरोइंग से आ जाए, ठीक है? हमारा ये कहने का मतलब होता है कि एक बिज़नेस के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं पैसे इकट्ठा करने के, तो इनमें से उनको कौन-सा चूज़ करना चाहिए? आप बताओ? इसका एक आंसर हो ही नहीं सकता। कुछ बिज़नेसेस के लिए इक्विटी अच्छा है, कुछ के लिए डेट अच्छा है, कुछ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, कुछ ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब इतने सारे डायग्राम बन सकते हैं यहाँ पे। राइट? तो बेसिकली हमारा इतना का कहना है कि एक बिज़नेस के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं अपने कैपिटल को सोर्स करने के लिए, अपने पास पैसे लाने के लिए। अब उसमें से उसको कौन-सा वाला ऑप्शन बेस्ट है, ये उसको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजर्स को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और जो भी ये डिसीज़न लेता है कि हमारे बिज़नेस में कैपिटल कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जो कैपिटल कहाँ से आएगा, इस वाले डिसीज़न को हम लोग फाइनेंसिंग डिसीज़न बोलते हैं। सेम चीज़ सिर्फ़ इंग्लिश में लिखी है, आओ समझते हैं। फाइनेंसिंग डिसीज़न। So, a business firm has access to capital market to fulfill its financial needs, ठीक है? The firm has multiple choices of sources of financing, ठीक है? The firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt. Firm can even opt for bank loan, public deposit, debentures, etc. The finance manager ensures that the firm is well capitalized, that is, they have right amount of capital and right combination of debt and equity. अभी सिर्फ रीड किया, अब हम लोग मतलब समझते हैं। आओ, तो सबसे पहले क्या ये पॉइंट क्लियर है कि एक बिजनेस के पास कैपिटल मार्केट का एक्सेस होता है? अच्छा, अब कैपिटल मार्केट क्या होता है? सो कैपिटल मार्केट इज नथिंग बट एक्सेस टू कैपिटल सोर्सेस, ठीक है? कैपिटल सोर्सेस, डेट, इक्विटी, ये सारे कैपिटल मार्केट्स में आता है, ठीक है? तो एक बिज़नेस के पास कैपिटल सोर्सेज़ का एक्सेस है, हाँ। उसके पास मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंसिंग है। सोर्सेज़ मतलब सोर्सेज़, यानी उसके पास अलग-अलग तरीके हैं फाइनेंस करने के, ये भी पॉइंट क्लियर है। द फर्म कैन चूज़ वेदर इट वांट्स टू रेज़ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या है? होप हमने 11th में पढ़ा होगा, गोइंग फॉरवर्ड हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट वो एक टाइप का शेयर कैपिटल होता है आपके बिज़नेस का, जो कि ओनर का ही पैसा होता है, खुद का पैसा, उसको हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? या तो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, या तो डेट कैपिटल ले लो, या तो बैंक लोन ले लो, पब्लिक डिपॉजिट ले लो, डिबेंचर ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है?
अब फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना पड़ता है कि फर्म इज़ वेल कैपिटलाइज्ड, मतलब उसके पास इनफ कैपिटल है, बिज़नेस के पास पैसे कम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे कम पड़ेंगे तो बिज़नेस चल ही नहीं पाएगा। अपने डे टू डे ऑपरेशंस बिज़नेस कर ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन समझा, विथ एग्ज़ाम्पल समझा, पक्का। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिसीजन पे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये भी एकदम मस्त है, आओ समझते हैं अगेन विथ एग्ज़ाम्पल। तो मान लो आपके बिज़नेस के पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है? कोई यूज़ नहीं है इसका, पड़े हैं। तो आप क्या करोगे? एक तो ऑप्शन ये है कि आप अपने पास रखोगे, या दूसरा ऑप्शन है उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे। अब देखो, जब बिज़नेस करना ही है आपको, तो आपका ये इंटेंशन होगा ना कि मुझे पैसे जमा करने के लिए तो नहीं रखने हैं, राइट? तो बिज़नेस को पैसा लगाना है, ठीक है? तो जब भी बिज़नेस के पास पैसा आता है, ऑफ़ कोर्स उसको वो पैसा लगाना होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आओ उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ये बिज़नेस को पैसे कहाँ लगाने हैं। अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है प्रोजेक्ट ए में लगाएँ, हो सकता है बी में लगाएँ, हो सकता है मिक्स में लगाएँ, हो सकता है सी में लगाएँ। मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो एक बिज़नेस को कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ पैसे लगाने हैं, ये चीज़ जब वो डिसाइड करते हैं तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? हम लोग टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो तो पढ़ेंगे, बट कंसेप्चुअली अगर चीज़ें क्लियर है ना, तो पढ़ने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या देखा हमने? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखा, वन्स द बिज़नेस फर्म हैज़ गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, मतलब जब उसके पास पैसे आ जाते हैं, फाइनेंस मैनेजर को एक डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फंड्स, कि अब उन पैसों का करना क्या है, ये फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा। सो दैट इट वुड ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। अगेन हमारा इंटेंशन क्या है? पैसे को पड़ा रखना कि पैसे के लिए मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना। ऑफ कोर्स मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Once they know the cost of capital, the firm can deploy or use funds in such a way that returns are more than cost of capital. मस्त एक कंसेप्ट खोलते, चलो आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट। तो इसके पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें काफ़ी बेसिक से एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक काफ़ी इन डेप्थ एग्जांपल लेंगे। आओ चलो मान लो आपको एक बिजनेस करना है, ठीक है? ये आप हो, दिस इज यू, है जो भी है, लड़का लड़की जेंडर न्यूट्रल ड्राइंग है। तो आपको एक बिजनेस करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसके पास गए? आप गए बैंक के पास। तो आपने बैंक से लिया लोन, ठीक है? अब आपने बैंक से लोन लिया 100 रुपए का। तो अब ये 100 रुपए के साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेट्स से 10% पर एनम, ठीक है? तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी हो गई 10 रुपए, ठीक है? तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना 10 रुपए, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से समझना कि जब आपने बिज़नेस में पैसा लाया, उस पैसे को लाने के लिए जो खर्चा करना पड़ा, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बताना, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, 2 केसेस ले लेते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में लेट्स से आपने 15 रुपए कमाए, आपकी इनकम कितनी हो गई? 15 रुपीज़ थी। केस 2 में आपकी इनकम लेट्स से 7 रुपए की हो गई, ठीक है? मुझे एक बात बताना, कौन-सा वाला केस आपके लिए प्रेफ़रेबल होगा? क्योंकि पैसे तो दोनों ही केस में आ रहे हैं, चाहे केस 1 हो कि केस 2 हो। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा, तो केस नंबर 1 ही बेटर है। क्यों पता है? क्योंकि देखो, आपका 15 रुपए का रिटर्न है, बट 15 में से 10 रुपए तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर आप 10 रुपए खर्चे करने ही वाले हो, ठीक है? 10 रुपए तो खर्चे करने ही हैं। तो अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा कमाओगे, तो ही तो आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, अदरवाइज़ प्रॉफ़िट ही नहीं कर पाओगे। इस केस में मान लो आपने 10 रुपए का कॉस्ट में लोन लिया और सिर्फ़ 7 रुपए ही कमाए, तो 3 रुपए तो आपकी जेब से जाएँगे इन फ्यूचर, जो कि अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है, हमें रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा लाने होते हैं। ये एग्ज़ाम्पल से समझा, अब सेम चीज़ कंपनी लेवल पे समझते आ जाओ। मान लो इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है लेट्स से 10 रुपीज़, ठीक है? डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है लेट्स से 5 रुपीज़, डिपॉज़िट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 5, बॉन्ड्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 5, ठीक है? तो टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग सीओसी भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी आ गई 25, ठीक है?
अब ये जो 25 रुपीज़ हैं, अगर आपका बिज़नेस इससे ज़्यादा कमाता है, तो आपका बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल है, अदरवाइज़ प्रॉफ़िटेबल नहीं है। तो ये जो इसने एक छोटी-सी लाइन लिखी, सिर्फ़ एक छोटी-सी लाइन लिखी है इन्होंने कि रिटर्न्स आर ऑलवेज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इंश्योर करना पड़ता है। उस लाइन का डेप्थ आई होप आपको समझा होगा। उस लाइन का डेप्थ आपको समझा होगा कि रिटर्न्स रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विथ एग्ज़ाम्पल समझा होगा। इफ हाँ, देन ऑफ कोर्स यू कैन लाइक दिस वीडियो। इतना ही, कोई बात नहीं। देन ये सेम चीज़ को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। कुछ नहीं, अभी जो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, आ जाओ समझ लेते हैं। आपके बिज़नेस के पास पैसा है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और वहीं इन्वेस्ट करने जहाँ पे उसका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग। ये सिर्फ़ एक नाम है। क्या ये बात क्लियर है? कैपिटल बजटिंग क्लियर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लियर है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्लियर है। तो ये चार्ट से आपको फाइनेंसिंग डिसीजन समझ गया होगा कि पैसे कौन से सोर्स ऑफ कैपिटल से लेने हैं। वो फाइनेंसिंग डिसीजन और पैसे आने के बाद उन्हें कहाँ लगाना है, ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ 24 मिनट्स इन हम लोग ने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं कवर किया, बट जितना भी किया है, आई स्वेयर टू गॉड इन फ्यूचर आपको बहुत यूज़ आने वाली है इस चीज़ की। एंड अगर आप अभी से प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के चलोगे, तो याद करना तो आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। सी बहुत लोग का प्रॉब्लम क्या होता है पता है, यू कैन स्किप द नेक्स्ट 1 मिनट इफ यू वांट टू, बट नहीं तो एक थियरी कांसेप्ट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनना। बहुत लोग का इंटेंशन क्या होता है पता है? वो लोग तो यही सोचते हैं कि यार इतना सारा याद करना है, ठीक है? वो लोग सोचते हैं अरे यार इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा कंटेंट है, इतनी सारी चीज़ें याद करनी है, इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, वर्ड टू वर्ड, कीवर्ड, हाइलाइट, ये वो। एक होते हैं ये लोग जिनका कंसर्न, उनका कंसर्न ही ये होता है कि मेरे को सिर्फ़ चीज़ें याद करनी है। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अभी याद करने पे फ़ोकस नहीं करते, वो अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करते हैं। वो चीज़ों को समझने पे फ़ोकस करते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं ना, इन लोग को ऑटोमैटिक याद हो जाता है। मतलब इन लोगों को तो उतना सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे याद करना है। इफ यू डिवोट योर टाइम वेल इनिशियली, अगर कांसेप्ट समझ गए, तो इसको इंग्लिश में बना के लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपका स्टार्टिंग से ही कंसर्न ये होता है कि नहीं यार मुझे इतना सारा इंग्लिश में लिखना है, इतना सारा चीज़ें लिखनी है, इतनी सारी चीज़ें लिखनी है, देन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस भाई, मतलब तुम्हारा तो कंसर्न ही अलग हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोग होते हैं ना जो कि लड़ रहे होते हैं कि हम टॉप करेंगे, और एक वो होता है जो लड़ रहा होता है कि मैं पास भी होऊँगा कि नहीं। मतलब तुम सोचो इनका लेवल ही कितना अलग है। इसको ये कंसर्न है कि मैं टॉप करूँगा या नहीं, मतलब पास तो 100% होने ही वाला है ये। अब इसका कंसर्न क्या है, टॉप टॉप के 1, 2, 3 जो भी है वहाँ आना, और इनका कंसर्न क्या है कि सिर्फ़ पास होना। सिमिलरली अगर आपका अभी कंसर्न ये होगा सिर्फ़ याद करना है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, क्योंकि ये एक कांसेप्ट है, एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का। ऐसे गोइंग फॉरवर्ड आपके 5 थियरी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है? उसके इतने सारे चैप्टर्स होंगे, कहाँ तक याद रखने की चीज़ पीछे भागोगे? समझ में आया? क्या ये बात क्लियर है? दैट्स इट। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट आंसर, जो कि हमारा ऑफिशियली फर्स्ट आंसर है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर चीज़ें समझ गए हो या अब तक भी चीज़ें समझी होंगी ना, तो आई स्वेयर टू गॉड चीज़ें इतनी क्लियर होंगी ना तुमको, ये ऑब्वियस लॉजिकल लगेगा, क्योंकि लॉजिकल है भी। आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1.2, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो नाम से समझते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस इम्पोर्टेंट है। द आंसर इज़ येस। अगर एक बिज़नेस में पैसा है, तो ही तो बिज़नेस है, अदरवाइज़ वो बिज़नेस ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पता है? यहाँ पे लिखा है कि फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में इम्पोर्टेंस सबको देते हैं। हम लोग प्रोडक्शन को देते हैं, फाइनेंस को देते हैं, मार्केटिंग को देते हैं, लेकिन अटमोस्ट इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, एक बिजनेस में ना काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमने अभी देखा था, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जो कि सेल्स प्रमोशंस ये सब करते हैं, पर्सनल एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन रिलेटेड, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आई एग्री सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर फाइनेंस ने इनको पैसा नहीं दिया, तो ये डिपार्टमेंट चल ही नहीं पाएँगे, और अगर ये डिपार्टमेंट चल ही नहीं पाएँगे, तो बिज़नेस कैसे चलेगा? तो क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है बिज़नेस का। डोंट गेट मी रॉन्ग व्हेन आई से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। आई डोंट मीन कि बाकी सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारे भी इम्पोर्टेंट है। देखो, अमॉन्ग ऑल दीज़ एक्टिविटीज़, अमॉन्ग अमॉन्ग मतलब कि इन सब के साथ utmost इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। क्या ये अब तक का लाइन क्लियर है? नाउ अब इसके बाद जो गोइंग फॉरवर्ड आंसर है वो एकदम सिंपल होने वाला है। ट्रस्ट मी, आओ।
सबसे पहला हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। चलो मेरा आपसे एक सवाल है। आओ, मेरे पास एक रेड पेन है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी एक रेड पेन बनाती है, मेरी कंपनी साथ में ब्लू पेन भी बनाती है और मेरी कंपनी सोच रही है कि अब वो ब्लैक पेन भी बनाए। मेरा आपसे सवाल है, क्या मुझे ये वाला ब्लैक पेन बनाना चाहिए? इसका आंसर काफ़ी वेग होता है, बट चलो आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते हैं। ब्लैक के साथ ग्रीन पेन भी बना सकती है मेरी कंपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कलर है सियान, अच्छा ग्रीन कलर मिट गया क्या? ठीक है, ये सियान पेन, अमंग अस रेफरेंस एनीवेज़। तो जब मैंने रिसर्च किया ना तो मुझे पता चला कि मेरी कंपनी अभी सिर्फ़ रेड और ब्लू ही पेन बनाती है, बट इन सारे पेन के कलर भी बनाएँ तो प्रॉफ़िट बढ़ेगा। अब क्या ये डिसीज़न लेना चाहिए? मुझे बताओ। आंसर इज़ हाँ, अगर प्रॉफ़िट बढ़ेगा तो डिसीज़न लेना चाहिए। अब उसमें भी एक अजीब-सा पॉइंट है। ये पॉइंट है कि सियान और जो ग्रीन कलर के पेन है ना, ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन ब्लैक बहुत सारे यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप कौन-सा पेन बनाना चाहिए? तो आप बोलोगे ऑफ़ कोर्स सिर्फ़ ब्लैक पेन ही बनाना चाहिए, मतलब रेड और ब्लू के साथ। ये जो ग्रीन और सियान है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी जो हम लोग ने छोटी-सी एक्टिविटी करी, इसका पॉइंट बताते हैं। इसका पॉइंट होता है कि एक बिज़नेस को जभी भी डिसीज़न लेना होता है ना, वो यही चीज़ देखता है कि मेरी प्रॉफ़िटेबिलिटी कौन से डिसीज़न से बढ़ेगी। क्योंकि डिसीज़न्स तो कई सारे हैं, बनाने को तो वो ऑरेंज पेन भी बना सकता है, ठीक है? बट वो ऑरेंज पेन बनाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उससे इतनी प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, जितनी वो ब्लैक पेन बना के कर सकता है, ठीक है? तो अभी जो हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा, सेम चीज़ इंग्लिश में लिखिए, आओ पढ़ते हैं। Most of important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds. ठीक है? It is difficult to perform any function independently without finance. लॉजिकल कॉमन सी बात है। अब ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आओ इसे अंडरलाइन करें। Every decision is needed to be taken keeping in the view of its impacts on profitability. ठीक है? मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा वो हम लोग किस बेसिस पे लेंगे, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट देखने के बाद ही लेंगे हम। देयर मे बी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो बनाने को तो मैं कोई भी कलर का पेन बना सकता हूँ, लेकिन मैं कौन-सा बनाऊँगा, कौन-सा बनाऊँगा? मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन व्हिच विल एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब उनमें से भी बेस्ट डिसीजन लेना है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा इम्पैक्ट हो, ठीक है? बिज़नेस ऑर्गनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट्स फाइनेंशियली वायबल। अच्छा, फाइनेंशियली वायबल का मतलब होता है फाइनेंशियली पॉसिबल, वायबल मतलब सस्टेनेबल, हम कर सकते हैं। मतलब मेरे केस में आ जाओ, ये एग्ज़ाम्पल में आ जाओ। इस केस में क्या हमारा बिज़नेस फाइनेंशियली वायबल है? जब मैं ₹10 के खर्चे पे सिर्फ़ ₹7 कमा रहा हूँ, तो क्या ये बिज़नेस फाइनेंशियली वायबल है? द आंसर इज़ नो, नहीं है। ठीक है? द कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे इसने आके इस वाले पॉइंट को री एंड कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंस है? हाँ, क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? डिसीजन में हम लोग बिना अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के तो डिसीजन ले ही नहीं सकते। डिसीजन लेते वक्त भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें कौन सा डिसाइड करना है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो प्रॉफिटेबिलिटी पे। क्या ये वाला पॉइंट लॉजिकली क्लियर है? विद एग्जाम्पल क्लियर है? इफ हाँ, यू कैन लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट लॉजिकल पॉइंट आओ, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। देखो जब भी एक बिजनेस को कोई नया वेंचर स्टार्ट करना होता है, कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है, तो क्या उसको पैसे चाहिए? उसको पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहाँ से लाएंगे? या तो इशू ऑफ शेयर्स से, डिबेंचर से, बॉन्ड्स या फिर लोन लेके ला सकते हैं। बेसिकली बिजनेस को जब भी कोई नई एक्टिविटी करनी है वो पैसे यहाँ से ले सकता है। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? अब चीज़ें लॉजिकल लगेंगी, अब हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स पे ऑलरेडी इतना टाइम डिवोट कर दिया है कि आने वाली चीज़ें अब बहुत ऑब्वियस लगेंगी, बहुत लॉजिकल लगेंगी, बहुत ज़्यादा ही बेसिक लगेंगी। आओ, नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, इसकी डेप्थ को समझना आओ, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अच्छा पॉइंट का नाम तो पढ़ लेते हैं हम लोग, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आओ, लॉजिकल लॉजिकल पॉइंट है। तो मानो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिख रखा है, एक कंपनी है जिसका नाम है एवीसी लिमिटेड जो कि कार्स बनाती है। अब ना वो 10 साल से कार बना रही है और वो सेम टाइप के कार बना रही है, मतलब सिर्फ़ कलर चेंज करके बेच देती है, बोलती है नया मॉडल आ गया। अब ना उसको कुछ नया करना है। अब उसको ऐसा करना है कि
मेरी हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस मैं चेंज कर दूँ, ठीक है? हो सकता है कि अब मैं कार कम टाइम में बनाऊँ या फिर कम कॉस्ट में बनाऊँ, ठीक है? तो ये वाला चेंज लाने के लिए उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ओके? अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2 चीज़ें लगती हैं, टाइम और पैसा, क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, डिटेल्ड टेक्निकल वर्क होता है इस चीज़ में। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो क्या एक बिज़नेस को आर-एन-डी करना इम्पोर्टेंट है? पहले ये आंसर दो। क्या एक बिज़नेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट भी है? हाँ, गुड। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तुम करोगे, तो क्या उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तुम्हारा बहुत सारा पैसा और टाइम लगता है? आंसर इज़ येस। इस केस में आपको डू यू थिंक कि मुझे कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस? ठीक है? कॉन्स्टेंटली पैसों की सप्लाई मुझे चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। और वो चीज़ कैसे होती है? वो चीज़ होती है कॉर्पोरेट फाइनेंस से। अब जो हमने चीज़ पढ़ी, वो हम लोग समझते हैं अब। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिज़नेस। मतलब बिज़नेस को अगर ग्रो या एक्सपांड करना है, तो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब जो भी प्रोजेक्ट मैंने लिया, उसके लिए मुझे डिटेल्ड टेक्निकल वर्क भी करना पड़ेगा। अगेन लॉजिकल। और ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो फंड्स हैव टू बी मेड थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। मतलब तुम्हारे पास पूरे रिसर्च करते टाइम तक का फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। पूरे रिसर्च प्रोसेस में फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। और ये कैसे होगा? ये होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस से, ऑफ कोर्स। अब देखो, इसके अलावा मान लो तुमको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस केस में तुमको मार्केट सर्वे करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। यहाँ पे भी तुमको कॉर्पोरेट फाइनेंस आता है यूज़ में। तो हम लोग क्वेश्चन का नाम देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज़ येस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज़ येस। व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये एक डिटेल टेक्निकल वर्क है, जहाँ पे पैसे थ्रू आउट द रिसर्च वर्क, यहाँ पे द कीवर्ड इज़ थ्रू आउट। थ्रू आउट, ठीक है? पूरे टाइम तुमको पैसे चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? विद एग्ज़ाम्पल आई होप समझा होगा, ठीक है? नेक्स्ट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिज़नेस फर्म। अगेन काफ़ी बेसिक, लॉजिकल और ऑब्वियस पॉइंट है। देखो, अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज़ नीडेड सो दैट सैलरीज़ ऑफ एम्प्लॉयड आर पेड ऑन टाइम, ठीक है? बेसिकली कंपनी की सैलरीज़ अगर किसी को भरनी है, लोन्स क्लियर करने हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, सेल्स प्रमोशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोसेस प्रोडक्ट्स, सेल्स प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो अगर ये सारी चीज़ें करनी है, इसके लिए आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस लगेगा, ठीक है? ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट था। अब इसी से कनेक्टिंग और भी 4 पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। तो चैप्टर पॉइंट नंबर 4 से कनेक्टिंग पॉइंट नंबर 7, 8, 9 एंड 10 है। सो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग ने पढ़ा स्मूथ रनिंग ऑफ बिज़नेस फर्म। अब सेम लाइन्स पे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजिंग रिस्क। देखो, एक कंपनी में ना काफ़ी सारे रिस्क्स होते हैं। जैसे कि हो सकता है सेल्स गिर जाए, अगर कोई सीज़नल बिज़नेस है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैंड बाजा बारात, वहाँ पे अगर ऑफ सीज़न हो, शादी का सीज़न ना हो, तो उनकी सेल्स तो गिर जाती है, राइट? अम्ब्रेला का फॉर एग्ज़ाम्पल रेनी सीज़न के बाद सेल्स कम हो जाती है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए उनको कॉर्पोरेट फाइनेंस लगेगा। लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, अगेन अगर कंपनी के फैक्ट्री में बाढ़ आ गई, आग लग गई या बिजली गिर गई फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे भी कंपनी का नुकसान है, तो उसके लिए उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, अभी रिसेंटली मुंबई की बात करें, तो कल या ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्राइडे को ही बीईएसटी बस की स्ट्राइक हो गई थी, उनको बीएमसी के साथ मर्जर चाहिए था, ठीक है? तो अगेन पॉइंट का इंटेंशन क्या है कि एक कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं बिजनेस में? द आंसर इज यस। क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मैनेज ऑल द रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क ये है सडन फॉल इन सेल, लॉस ड्यू टू कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एटसेट्रा। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। अगेन देखो, एक बिजनेस को अपने प्लांट एंड मशीनरी को अपडेट करना रहता है। द आंसर इज यस, हाँ अपडेट तो करना रहता है। क्या वो ओल्ड एंड आउटडेटेड हो जाते हैं? हाँ, अगर तुम सेम टाइम पे यूज़ करोगे। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 10 साल से वो सेम टाइप का प्रोसेस यूज़ कर रहा है, तो उसके पुराने वाली चीज़ें आउटडेटेड हो गई होंगी। द आंसर इज यस, हाँ आउटडेटेड हो गई होंगी। तो उस केस में उन एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए क्या बिज़नेस को कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए? द आंसर इज़ एब्सोल्यूटली येस, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, अब ये डिविडेंड हम लोग देते हैं शेयर होल्डर को,
एंड इंटरेस्ट हम लोग देते हैं डिबेंचर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो इन सबको अगर हम लोग को टाइम पे रिटर्न्स देने हैं तो हम लोग को कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, ठीक है। अगर टैक्सेस, फीस, जीएसटी, दुनिया तरह तरह के टैक्सेस हैं और रोज नए ऐड ही हो रहे, कम नहीं हो रहे, तो क्या इन सबको चुकाने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो अब तक लॉजिकली हम लोग ने सिर्फ इतना समझा कि बिजनेस के कुछ मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो सैलरी देना हो या कोई रिस्क मैनेज करना हो, और उनको मैनेज करने के लिए हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट टू फोर्थ पॉइंट देखा, एंड देन सेवन टू नाइन, तो फोर फाइव सिक्स, फाइव और सिक्स देख लेते हैं, आ जाओ अगेन। तो फाइव देखने से पहले एक मस्त एग्जांपल लेना चाहते हैं हम। तो काफ़ी रियल वर्ल्ड है, काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। हमारी करंटली एक इंटर्नशिप चल रही है, तो वहाँ पे आई कैन कंफर्म दीज थिंग्स आर ट्रू। देखो, एक कोई भी बिजनेस है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो गया जो कि चीज़ें बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई शू बनाने वाली कंपनी, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। वो शूज़ बना रही है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ प्रोड्यूस कर रही है। वो वो बिजनेस में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, हम लोग ने पहले भी देखा था, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन कौन सा होता है? फाइनेंस डिवीजन। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या अदर डिविजन्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं? नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंस डिवीजन होता है। आओ, तो अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि परचेजिंग डिवीजन है, प्रोसेसिंग डिवीजन है, सेल्स डिवीजन है, प्रमोशन डिवीजन है, एक्सेट्रा। तो फ्लो क्या होता है पता है? कि ये रॉ मटेरियल परचेज करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद प्रोसेसिंग डिवीजन उसको प्रोसेस करेगा, फिर सेल्स वाले उसको बेचेंगे, रॉ मटेरियल से वो क्या बनाएगा? फिनिश गुड्स बनाएगा। फिर सेल्स वाले बेचेंगे और ये इन चीज़ की एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, प्रमोशन वाले, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये सब कब होगा पता है? ये सब कब होगा? जब फाइनेंस वाला परचेजिंग वाले को पैसे देगा। अगर फाइनेंस ने परचेजिंग को पैसे नहीं दिए तो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा, रॉ मटेरियल नहीं खरीदा तो कुछ फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे, फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे, तुम एडवर्टाइज क्या करोगे? सेल्स नहीं होगी, कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा। यही सेम चेन ऑफ इवेंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। आ जाओ, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। देखो, अगर आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना, तो उस केस में सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन आता है। अब मस्त एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, समझते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन विल सफ़र if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting day-to-day financial requirements for smooth running of production unit। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो सफ़र करेगा अगर फाइनेंस वाले ने उनको एडिक्वेट फाइनेंस, मतलब उनको पैसे नहीं दिए तो। अगर फाइनेंस वालों ने पैसे नहीं दिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर उसने प्रोडक्शन नहीं किया तो sales will also suffer and consequently income of the concern as well as rate of profit will be affected। तो बेसिकली ऐसे समझना, फाइनेंस ने परचेजिंग वाले को पैसे नहीं दिए, इसने प्रोसेस नहीं किया, इसने सेल नहीं किया, तो कंपनी का प्रॉफिट भी गिरेगा, सेल्स भी गिरेंगे, वैसे भी गिरेंगे। तो क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग आउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़? क्या बिजनेस के अलग अलग एक्टिविटीज़ क्लियर है, चाहे वो प्रोडक्शन हो गई, सेल्स हो गई या प्रॉफिट जनरेटिंग हो गई, ठीक है। इन सबको अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसे नहीं दिए तो ये सब फेल कर जाएंगे, ठीक है। दस एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक सब्जेक्ट भी आएगा काफ़ी लोगों को इन फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, अच्छे से पढ़ना। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? डोंट वरी, इसके बाद हम सब रिकैप करेंगे टेक्सचुअल लैंग्वेज में विद कीवर्ड्स, ठीक है। अभी जो रायता फैल रहा है, अगर आपको लग रहा है ये किसका, ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल किसका था, डोंट वरी, समझ जाएगा आगे। देन प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, इन्होंने तो सिर्फ दो वर्ड लिख दिए, एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन, बट इसके डेप्थ में जाना चाहिए, जाते हैं, आ जाओ। तो एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो वर्ड नहीं है जिसको आप पढ़ के आगे चल सको, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें घुसी हुई हैं। आओ, तो एक्सपांशन का मतलब होता है एक बिजनेस है, वो अपनी लाइन के सिमिलर प्रोडक्ट्स में एक्सपांड कर रही है, अब वो अपने लाइन के सिमिलर प्रोडक्ट भी बनाने लगी है। जैसे कि एक कंपनी है जो सिर्फ शूज़ बनाती थी, शूज़, अब वो शूज़ के साथ शूज़ के सोल्स भी बना के बेचने लगी है, ठीक है। जो शूज़ के इनसोल्स होते हैं, जिसमें हम लोग पैर रखते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक्सपांड किया है, मतलब उसने अपने सिमिलर प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट रेंज बढ़ाई है।
बट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन में वो कंप्लीटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट लाइन में चली जाती है। मतलब एक शूज़ बनाने वाली कंपनी अब अम्ब्रेला बनाने लगी है। तो ये क्या है? ये डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है? तो ये कांसेप्ट समझा तो ऑफ कोर्स पता चलेगा, इसके लिए तो हमें पैसे लगेंगे ही, कॉर्पोरेट फाइनेंस तो लगेगा ही। वही लिखा है, देखो। Promotes expansion and diversification. Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. तो ये करने के लिए हमें मॉडर्न मशीन और मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजीज, और ये वाली मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम लोग कैसे परचेज करेंगे? कॉर्पोरेट फाइनेंस से परचेज करेंगे। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क, मतलब ये सारे जो रिस्क होते हैं इनको, माय बैड, therefore finance becomes mandatory for expansion and diversification of company. With this, we complete our first official answer with IMD मेन आंसर, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल ये मतलब लॉजिकली तो चांसेस तो इन्फिनिट है, ठीक है? मतलब हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए एज इट इज़, और अगर आए तो अब तक हम लोग ने जो पढ़ा वही आपको लिखना है, ठीक है? अब रिकैप कर लेते हैं हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा है फटाक से। प्रॉबेबली ये लेक्चर एक से ज़्यादा पार्ट में आएगा, तो डोंट वरी, हम लोग चीज़ें समझेंगे एंड रिविजन के बाद। सी माय थिंग इज़ कि अगर मुझे ये चैप्टर फॉर एग्जांपल, चलो एक ना छोटी सी, अगेन इफ़ यू वांट यू कैन स्किप 1 टू 2 मिनट्स एक्सेट्रा। मान लो आपने अब तक जो पढ़ा वो अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनट्स में पढ़ा, ठीक है? तो अब ये 45 मिनट्स में हो सकता है किसी फैकल्टी ने आपको ये सेम चीज़ 30 मिनट्स में पढ़ाई हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका नेट टाइम कितना बचा? 15 मिनट। 15 मिनट मतलब इतना आप आराम से डूम स्क्रॉलिंग में निकाल देते हो, राइट? बट जितनी डेप्थ में हम लोग गए हैं ना, जितनी डेप्थ में, सी आप ये 15 मिनट बचाने के चक्कर में हो सकता है आप वो डेप्थ मिस करो। और मेन बात क्या है, ये जो 15 मिनट तुम्हारे बच भी रहे हैं ना, ये तुम्हारे आइडियली अगर डूम स्क्रॉलिंग में जा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है टाइम बचा के, ठीक है? एंड मोस्ट प्रोबेबली लोग 1.5x पे ही देख रहे होंगे इसको, ठीक है? तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा डेप्थ में गए हैं ना, दिस फॉर अ रीज़न, क्योंकि सी मेरा तो सिलेबस पढ़ के हो गया है, ठीक है? मेरा एग्ज़ाम भी दे दिया, मैं अच्छे मार्क्स से पास भी हो गया। तो मुझे पता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें नहीं, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको कॉमर्स में और क्या चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि एसपी लेने का मतलब आपके लिए खुद को लिमिटेशन में डालना नहीं होता कि मेरे लिए ऑप्शंस बंद हो गए इन फ्यूचर, नहीं। सारे कंसेप्ट जानो, हो सकता है इन फ्यूचर किसी को इक्विटी रिसर्च में जाना हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है? इसीलिए हम लोग इन डेप्थ जाते हैं। एंड अगेन मतलब समझ जाओगे तो याद करना तो लाइक मतलब वो तो होना ही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। दैट्स इट। अब हम लोग रिकैप करते हैं। 5 मिनट में पूरा सिलेबस रिकैप कर लेंगे जितना अब तक पढ़ा ऑफ कोर्स। सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी, मनी, मनी मैनेजमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। यहाँ पे हेनरी फोर्ड की एक लाइन भी थी, आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज़ इट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने मीनिंग में देखा कॉर्पोरेट फाइनेंस का। कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक मीनिंग यही था, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, एक बिज़नेस कैसे पैसे रेज़ करता है, उस पैसे को कैसे यूज़ करता है। अब वो जो रेज़ करता है उसको यहाँ पे एक्विज़िशन लिखा है, और जो पैसे यूज़ करता है उसको यहाँ पे यूज़ ही लिखा है। और ये जो रेज़ करने वाला पार्ट है, एक्विज़िशन वाला पार्ट है, चलो इन डेप्थ लेके जाता हूँ। इस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं? आ जाओ बताओ। बताओ, 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 बताओगे? इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीज़न। अरे अभी तो हम लोग ने पढ़ा था, पूरे चार्ट से समझा था। और यूज़ ऑफ कैपिटल, यूज़ यूज़ मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। और यहीं पे अगर कोई बता सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न का दूसरा नाम क्या है, तो मतलब फिर तो उसको एक चॉकलेट है आइस मतलब पक्का, ठीक है? उसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। तो मुझे एक बात बताना, एसपी जैसे सब्जेक्ट में कोई इतना इन डेप्थ जाएगा नोट्स बना के, एंड ऑफ कोर्स ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएँगे। यू नीड नॉट वरी विथ ऑल द हाइलाइट्स एंड ऑल द मार्किंग्स। कोई एसपी में इतना इन डेप्थ नहीं जाता, ठीक है? एंड एसपी ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाने लग जाऊँ, ओके कॉर्पोरेट फाइनेंस आया विदाउट एनी मार्किंग, तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। चीज़ें समझेंगे नो डाउट, सी एज़ अ टीचर आई कैन एक्सप्लेन, बट देन जितना एंगेजमेंट इस वाले फॉर्मेट में है ना, प्रोबेबली ऐसे बोलने में नहीं है। सामने एक टेक्स्ट आया और मैंने बोल दिया। नहीं, यू नीड टू हाइलाइट, यू नीड टू अंडरलाइन, यू नीड टू राइट थिंग्स एंड यू नीड टू गिव एग्जांपल्स, विजुअल एग्जांपल्स, कलरफुल वाले। ओके, हम लोग भटक गए थे, फिर से आते हैं, आ जाओ। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? पैसे कैसे एक्वायर करना है, कौन से कॉम्बिनेशन में, डेट, इक्विटी, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। और
इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वो पैसे किससे यूज़ करने हैं, उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। यूज़ ऑफ फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर, जिससे हम लोग का मैक्सिमम रिटर्न आए, और रिटर्न कितना होना चाहिए, हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आओ, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पे आते हैं। डिसीजन मेकिंग, एक बिजनेस में काफ़ी सारे डिसीजंस अवेलेबल होते हैं, राइट। और उसमें से आपको कौन सा लेना है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करे, ठीक है। बेस्ट वन विच विल एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी। क्या ये बात क्लियर है? कैपिटल रेज करना है तो अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस से ले सकते हो बाय इशूइंग शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स एक्सेट्रा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करना चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन, मतलब करना तो है ही, और उसके लिए डिटेल टेक्निकल वर्क लगेगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे आपको पैसे थ्रू आउट चाहिए होते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई नया मार्केट बनाना है, वहाँ पे आपको सर्वे, मार्केट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, बिजनेस के काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी हैं, लोन्स भी हैं, अगर वो अच्छे से क्लियर करना है टाइम पे, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस लगेगा। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, अगेन अगर परचेज़िंग डिपार्टमेंट को फाइनेंस ने पैसे नहीं दिए, तो वो सफ़र करेगा, परचेज़ नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा, तो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब देखा, एक्सपांशन मतलब रिलेटेड लाइन में ही सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाना, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अनरिलेटेड लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना। उसके मॉडर्न मशीन, मॉडर्न टेक्नीक चाहिए, और ये मॉडर्न मशीन और मॉडर्न टेक्नीक कहाँ से आएगी? कॉर्पोरेट फाइनेंस से आएगी। रिस्क मैनेज करना है, कंपनी को लॉस हो सकता है ड्यू टू स्ट्राइक्स, नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, व्हाटएवर द केस में भी। उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। ओल्ड एसेट्स रिप्लेस करने हैं, अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। पेमेंट टू डिविडेंड, और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। गवर्नमेंट के टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स देना है, तो अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। तो क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज येस, कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? वो ये सारे रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम लोग ने देखे। क्या ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेगमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगेन इस सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से, एक स्टोरी से पहले पूरा कंसेप्ट जान लेंगे, एंड उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें लॉजिकल, ऑब्वियस, बेसिक लगेंगी। तो आओ हम लोग अपने नोट्स पे चलते हैं एंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके रखा है हम लोग ने मिस्टर आर का। तो चलो, मिस्टर आर है। मिस्टर आर को एक कंपनी बनानी है, एबीसी लिमिटेड, और उस कंपनी से उसका इंटेंशन क्या है? शूज़ बेचने हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो सोचेगा कि क्या मुझे ये बिज़नेस करना भी चाहिए? क्या ये कमर्शियली पॉसिबल भी है? उसने बोला कि हाँ, चलो पॉसिबल है, मैं प्रॉफ़िट जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर उसका बिज़नेस आइडिया, अब तक तो ये आइडिया था, अगर उसका आइडिया लॉजिकल है, उसका आइडिया ऐसा है कि इन फ्यूचर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सीरियस स्टेप्स लेगा, ठीक है, एक बिज़नेस को सोचने के बाद। और जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर एक वर्ड लाइक सुना ही होगा, स्पेशली शार्क टैंक में, ठीक है। तो अब ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि एक कंपनी को सोचता है, कंपनी को कंसीव करता है, सोचना मतलब कंसीव करना, उसके बारे में स्टार्ट करना, उसको पैदा करना, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, हाँ। इसे हम लोग बिज़नेसमैन बोलेंगे, हाँ। एक और वर्ड है, इसे हम लोग प्रमोटर बोलेंगे। प्रमोटर का मतलब नाम से ऐसा लगता है वो जो प्रमोट करता होगा, एडवर्टाइज़ करता होगा, बट नहीं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोटर का ये मतलब होता है कि जो भी कंपनी को स्टार्ट करे। अब तक हम लोग ने क्या सीखा? मिस्टर आर को एक आइडिया आया, और उसका आइडिया कमर्शियली पॉसिबल था, तो उसने सीरियस स्टेप्स लिए अपने इस आइडिया को पिक्चर में लाने के लिए। तो मिस्टर आर क्या हो गया? प्रमोटर हो गया, जिसने कंपनी को कंसीव किया। चलो फिर उसने कंपनी बना दी। अब क्या करेगा वो? अब आप इमेजिन करो, एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि मेरे कितने एक्सपेंसेस होंगे इस कंपनी को स्टार्ट करने में? कितने खर्चे होंगे जो अपफ्रंट होंगे? कितनी इनकम होंगी जो अपफ्रंट होंगी? आज मुझे कितने पैसे डालने पड़ेंगे? तो मुझे एक बात बताना, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे सबसे पहले एक फैक्ट्री लेनी पड़ेगी? हाँ, अगर मुझे शूज़ बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, तो एक फैक्ट्री लेनी पड़ेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी मेरे शूज़ बनाने के लिए? हाँ, मुझे प्लांट भी खरीदना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है मुझे एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ेंगे, जिनको सैलरी देनी पड़ेगी? क्या आपको ऐसा लगता है मुझे क्रेडिटर्स ल आएँगे मेरे बिज़नेस में? मतलब इन फ्यूचर अपफ्रंट काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इन्हीं खर्चों को हम लोग ने 2 टाइप में डिवाइड किया है, फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आओ समझते हैं। देखो,
मिस्टर आर ने सोचा हम कंपनी स्टार्ट करेंगे और कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसको 10 करोड़ की फैक्ट्री खरीदनी पड़ी। उसको 2 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ा। अब ये जो खर्चा उसने किया है, क्या इसे ये खर्चा बार-बार करना है? नहीं। या तो उसको कंपनी स्टार्ट करते हुए करना है, या तो अगर वो एक्सपांड या डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, तो उसको ये चीज़ करनी है, ठीक है? मतलब मान लो उसको कंपनी स्टार्ट करनी थी, तो ऑफ़ कोर्स उसको नई फैक्ट्री लगेगी। लेकिन इसके बाद उसको रोज़-रोज़ नई फैक्ट्रीज़ लगेंगी क्या? नहीं। बट अगर उसको एक्सपांड या डाइवर्सिफ़ाई करना है, तो क्या उसको फिर नई फैक्ट्री लगेंगी? हाँ। तो ये जो बड़े खर्चे होते हैं, फिक्स्ड नेचर के होते हैं, ये जनरली आपको या तो स्टार्ट में लगते हैं, या फिर आपको तब लगते हैं जब आपको एक्सपांड या डाइवर्सिफ़ाई करना हो। दैट सेड, ये जो बड़े खर्चे हैं ना, ये आपके बिज़नेस में हमेशा लॉन्ग टर्म पे रहते हैं। मतलब जब तक बिज़नेस रहेगा तब तक फैक्ट्री रहेगी, या वाइस वर्सा। सेम चीज़ प्लांट मशीनरी भी आप रोज़ तो बेचोगे नहीं, राइट? जब बिज़नेस बंद करोगे तब बेचोगे। तो ये दोनों खर्चे लॉन्ग टर्म हो गए। ये दोनों खर्चे आपके बिज़नेस के साथ रहेंगे, ये रीसेल के लिए नहीं है। आपका इंटेंशन शूज़ बेचना है, आप प्लांट खरीद के थोड़ी बेचोगे। तो ऐसे जो खर्चे हैं, जो कि बड़े हैं, रिकरिंग नहीं है, लंबे टाइम तक रहते हैं, उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इस खर्चे में जो भी पैसे लगते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो अगर फिक्स्ड कैपिटल समझ गया, तो वर्किंग कैपिटल समझने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट समझते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे वाले खर्चे हो गए। डे टू डे वाले कौन से? जैसे मंथली सैलरी देनी है इन सबको, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 वर्कर्स रखे उसने जिनकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, ठीक है? तो इन सबको जो पैसे देने हैं वो वर्किंग कैपिटल में आता है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब तक हम लोग ने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि एक प्रमोटर है जो बिज़नेस आइडिया को कंसीव कर रहा है, अभी सिर्फ़ टेक्निकल टर्म्स में ही बात होगी। Mr. R is a promoter who is conceiving the idea of company. He is taking serious steps because his business idea is financially viable, commercially possible. That said, उसके लिए उसने क्या किया, एक लिस्ट बनाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस की, जिसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे, एंड देन वर्किंग कैपिटल की उसने लिस्ट बनाई। अब हम लोग को यही कंसेप्ट पढ़ना है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, वो है नेचर। मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, वर्किंग कैपिटल कब ज़्यादा, कब कम होगा, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि फिक्स्ड कैपिटल कितना लगेगा। है तो लॉजिकल, बट आई होप एक थोड़ा-सा ट्रेलर दे दिया हूँ आपको कि इन फ्यूचर क्या आने वाला है। तो आओ फिर फिक्स्ड कैपिटल को पढ़ते हैं, उसके पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो चीज़ लिखी ना 100% कवरेज है, ठीक है? अभी जो चीज़ हम लोग ने पढ़ी, जो एग्ज़ाम्पल समझा, अगर वर्क लिया है ना, तो ये सब सिर्फ़ इंग्लिश लिखा है उसने, बाकी कुछ नहीं। पढ़ते हैं। When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability is investigated. ठीक है? मतलब जब एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है, तो उसका कमर्शियल पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं कि क्या वो बिजनेस करने का कोई पॉइंट भी है। वन द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फीजिबिलिटी, मतलब फीजिबल है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सीरियस स्टेप्स लेते हैं वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या है, इज टू टेक द डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला डिसीजन हम क्या लेंगे कि कैपिटल कितना लगेगा हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंड देन रन द बिजनेस। ठीक है, ये टास्क उसको कैसे परफॉर्म करना है, फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इक्विपमेंट ऑफ द बिजनेस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को क्या करना रहता है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल देखना होता है, जिसके हम लोग इन फ्यूचर अभी समझने वाले हैं। तो क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाली स्टोरी क्लियर है, उसको कब रिक्वायरमेंट चाहिए? ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, हम लोग ने अच्छे से समझा है विद एग्जांपल, विद फिगर्स। In simple words, fixed capital to refers to capital invested for acquiring fixed assets. सिंपल सी बात है, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो कैपिटल लगा वो फिक्स्ड कैपिटल है। और क्या फिक्स्ड एसेट्स हम लोग रीसेल के लिए, बेचने के लिए रखते हैं? नहीं। एग्जाम्पल दिया है कुछ, लैंड, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। ये कब लगता है? नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हम लोग ने तब समझा था, या तो नई कंपनी है, या फिर कोई कंपनी का एक्सपांशन या डेवलपमेंट है, या रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स है, तभी हम लोग को फिक्स्ड कैपिटल लगता है। अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल बार बार जनरली नहीं लगता है।
ठीक है? अब इनिशियल प्लान कौन बनाता है? कंपनी का प्रमोटर कौन है? हम लोग के केस में मिस्टर आर है, मिस्टर आर है प्रमोटर, जिसने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सीरियस स्टेप्स लिए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? For this, they prepare a list of fixed assets needed by company and cost of these assets is estimated. ठीक है, एक लिस्ट बनता है कि कितने एसेट्स लगेंगे और कितनी कॉस्ट लगेगी। They collect information regarding price of land, cost of construction, building, etc. Cost of different assets is calculated and the resulting figure would be total of fixed capital requirement of a new firm. ठीक है? अच्छा, ये एक मस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन रिसेंट ईयर्स का, आओ समझते हैं हम। देखो, आजकल के टाइम पे एआई, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, इन सब की वजह से काफ़ी सारे जो मैनुअल काम है ना, वो क्या हो रहे हैं, वो ऑटोमेट हो रहे हैं, ठीक है? तो ऑटोमेट हो रहे हैं आजकल के टाइम पे मॉडर्न एरा में। जो पहले काम इंसान करते थे, वो अब हम लोग ऑटोमेट करने लगे हैं। तो ये जो चीज़ें ऑटोमेशन हम लोग ने की है ना, अभी ऑटोमेशन वाले काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स मशीन करेंगी, राइट? तो ये जो मशीन करेगी ना, अब ये मशीन को तो फिक्स्ड कॉस्ट में आ गए, फिक्स्ड कैपिटल में आ गए, ये लंबे टाइम तक रहेगी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को लिंक करूँ, तो बेसिक मतलब ये है कि आजकल के टाइम पे क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑटोमेशन वाली हो गई हैं, अब जो भी बिज़नेस स्टार्ट करेगा ऑटोमेशन वाला, उसको फिक्स्ड कैपिटल जनरली ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सारे काम मशीन पे शिफ्ट हो गए, राइट? ये लिखा है। In recent years, estimating fixed capital has assumed great importance because of modern industrial processes which require use of heavy and automated machineries. क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? उसके बाद an entrepreneur obtains funds for purchase of fixed assets from capital market. Of course, ये लॉजिकल है, कैपिटल मार्केट, ठीक है? कैपिटल मार्केट से उसको पैसा लगेगा फिक्स्ड कैपिटल का, क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, तो नॉर्मली मार्केट से नहीं उठा सकता। तो अब अगर ये वाला पॉइंट हम लोग ने जो कि ऑलमोस्ट 5-10 मिनट देकर सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल समझा है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अब ये लॉजिकल कंसेप्ट है। आओ, अच्छा, हम बार-बार बोलते हैं ये चीज़ें लॉजिकल है क्योंकि एक्चुअल में लॉजिकल होती है, बट हम लोग समझते नहीं हैं। हम लोग को बस पढ़ाया जाता है कि बस रीड करना है, ये कुछ दिया है उसको समझना है, नहीं। आप कंसेप्ट समझ जाओ, फिर वो दिया है वो तो आपको आप खुद लिख दोगे कि हाँ भाई, इन लोगों का फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा है, इन लोगों का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, किन लोग का ज़्यादा है, किन लोग का कम है, इस चैप्टर में पता चला रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिज़नेस। देखो, अगर कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाले बिज़नेस में जा रही है या कोई पब्लिक यूटिलिटी है, जैसे कि बीएसटी बस वाले सर्विसेज़ देते हैं, गवर्नमेंट बसेस, पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन सबको ना फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा ही लगेगा। क्यों पता है? मान लो मेरी शूज़ बनाने वाली कंपनी है, ठीक है? मेरी शूज़ बनाने वाली अगर कंपनी है, तो मुझे शूज़ बनाने पड़ेंगे। शूज़ बनाने के लिए मुझे फैक्ट्री, वर्कर्स, लेबर, ये सारी चीज़ें लगेंगी और मेजर खर्चा किसका है? फैक्ट्री का है, ठीक है? मेजर खर्चा वेयरहाउस का है, मेजर खर्चा प्लांट एंड मशीनरी का है। तो अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, तो मुझे ऑफ़ कोर्स ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है? बस उसने वही बोला है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक यूटिलिटी, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट की बीईएसटी बसेस हैं, ठीक है? अब वो एक जगह, एक एरिया में कम से कम 10 बस चलाते हैं और ऐसे ऑल ओवर मुंबई चलाते हैं, ठीक है? तो इमेजिन करो उनको कितने सारे बसेस लेने होंगे और उनको इतने सारे बसेस लेने होंगे, तो उनकी पब्लिक फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब इसको एग्ज़ाम्पल समझते हैं कॉन्ट्रास्ट के साथ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शूज़ बना रहा हूँ, तो मेरा वर्क फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मान लो मेरी सिर्फ़ एक छोटी-सी दुकान है जिसमें मैं शूज़ बेचता हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ बेचता हूँ। उस केस में मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, सिर्फ़ वो जो शॉप है, सिर्फ़ मुझे वही चाहिए, ठीक है? तो ये वाला एक पॉइंट दिमाग में रखना, हो सकता है मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तब ज़्यादा है जब मैं सिर्फ़ बेच रहा हूँ, बट अभी मैं बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या पब्लिक यूटिलिटी है, तो मेरा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, साइज़ ऑफ बिज़नेस। जनरल रूल है कि साइज़ अगर बड़ा है बिज़नेस का, तो फिक्स्ड कैपिटल भी तुमको ज़्यादा लगेगा, जो कि लॉजिकल भी है। स्कोप ऑफ बिज़नेस, अगर तुमको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल ऑपरेशंस करने हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़े स्केल पे करना है, तो अगेन फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ लीज़ और रेंट, अच्छा ये मस्त एग्ज़ाम्पल है, आ जाओ। मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 10 करोड़ की फैक्ट्री खरीदूँ आज, ठीक है? बट मानो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, सेम फैक्ट्री को मैं रेंट पे ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 पर मंथ,
मुझे एक बात बताना, सेम ही फैक्ट्री मैं यूज़ भी सेम करूँगा, लेकिन मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस केस में 10 करोड़ है और इसमें का है ही नहीं, ठीक है? ये तो रेंट है, ऑपरेशनल खर्चा है। तो अगर मेरी चीज़ें रेंट आउट हो जाती हैं, लीज़ हो जाती है, लीज़ भी एक तरह का रेंट होता है, ठीक है? अगर मेरे पास रेंट का ऑप्शन है, लीज़ का ऑप्शन है, तो मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे कम हो गई, एज़ कम्पेयर टू 10 करोड़ अब मेरे जेब से 50,000 जाएँगे पर मंथ। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है मैं ले लूँ, बट अभी के लिए। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मेरी शूज़ बनाने वाली कंपनी, अब शूज़ वाली कंपनी के एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो ये मेरी कंपनी है, जो शूज़ बनाती है, ठीक है? ये एक फैक्ट्री हो गई, घर लग रहा है, ठीक है चलो। तो ये कंपनी में वर्कर्स होंगे, ये देखो, ये वर्कर है और इन वर्कर को भूख लगती होगी। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं कंपनी में एक कैंटीन खोल लूँ, ये कैंटीन से इनको खाना दूँ। ठीक है? तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि कैंटीन खोलने का खर्चा, वहाँ पे स्टाफ रखने का खर्चा, उनको खाना देने का खर्चा, मतलब अगर मेरी कंपनी में एक ऐसा प्रोसेस जो कि उसका इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं है, मतलब ये बिज़नेस का कोर नहीं है, इसके बिना भी बिज़नेस चल जाएगा। अगर ये वाला कैंटीन का काम मेरे बाजू वाले फॉर एग्ज़ाम्पल होटल को दे दिया तो? ठीक है? तो होटल बोलेगा दिन के 2 मील 200-200 रुपए दे के बात खत्म कर दो, राइट? तो एक जगह पे मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं कैंटीन खोलूँ, वहाँ स्टाफ रखूँ, रॉ मटेरियल रखूँ, क्वालिटी इंस्पेक्शंस कराऊँ, फिर उनको खाना दूँ या फिर इस चीज़ को मैं आउटसोर्स कर दूँ, इस चीज़ को मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ, इस चीज़ को मैं किसी और को दे दूँ जो कि काफ़ी कम पैसे में कर सकेगा। तो उस केस में मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो सेम चीज़ लिखी है। इफ बिज़नेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे लिख दो आउटसोर्स करना। मतलब बिज़नेस का ऐसा काम जो कि इम्पोर्ट अब मैं शूज़ बनाने वाली चीज़ें हैं आउटसोर्स नहीं कर सकता, वो तो मेरा मेन बिज़नेस है। लेकिन कोई ऐसा क्लीनिंग का काम हो गया, हाउस कीपिंग का काम हो गया, ये सब मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? इट वुड मिनिमाइज़ द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बिज़नेस। देन एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। देखो, या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपने शूज़ बनाने के लिए 10 करोड़ की नई मशीन खरीदूँ या फिर एक ऑप्शन है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ की पुरानी मशीन खरीद लूँ। ठीक है? अगर वो मेरे लिए पॉसिबल है, अगर वो फ़ीज़िबल है, अगर वो एक्चुअल में यूज़फुल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओल्ड मशीनरी, सेकंड हैंड मशीनरी खरीद लूँगा। ठीक है? एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर ओल्ड एसेट्स कम प्राइसेज़ पे अवेलेबल है, तो मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? पक्का? आओ। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट, इसका मतलब क्या है समझते हैं? अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो रही है मुंबई में। मुंबई में ना हो गया है सैचुरेशन। सैचुरेशन एक ऐसा पॉइंट होता है कि अब मतलब भर गया है मुंबई, ठीक है? मुंबई इज़ एंटायरली फुल। यहाँ पे हर गली नुक्कड़ पे एक नया बिज़नेस बना हुआ है। और एक रूरल एरिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक रूरल एरिया है। रूरल एरिया में प्रॉब्लम क्या है पता है? वो पूरा खाली है, एम्प्टी है। मतलब आप कॉन्ट्रास्ट देखो, एक जगह सैचुरेशन है, मतलब एक जगह तो जगह ही नहीं है बिज़नेस करने के लिए और एक जगह जगह ही जगह है। गवर्नमेंट क्या करती है पता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक नए फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी लगानी है, ठीक है? मेरे को एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे 10 करोड़ रुपए लगेंगे। गवर्नमेंट बोलती है सेम चीज़ तुम रूरल एरिया में जाओ, वहाँ करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे वहाँ एम्प्लॉयमेंट आए, ठीक है? हो सकता है वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। वो लोग शहरों में ना आके क सैचुरेशन कम करें, राइट? प्लस वहाँ पे भी डेवलपमेंट तो ऑफ कोर्स होगा ही, ठीक है? एंड वहाँ पे उनका अलग कम्फर्ट है। तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड जगह है वहाँ पे बिज़नेस आए? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि जो ऑलरेडी डेवलप नहीं है वहाँ बिज़नेस आए। तो इस चीज़ को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडीज़ बाँटती है, सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ का मतलब होता है पैसे देती है, ठीक है? गवर्नमेंट बोलेगी अगर तुझे ये सेम फैक्ट्री तुझे किसी रूरल एरिया में डालनी है, तो तुझे 10 करोड़ की जगह सिर्फ़ 7 करोड़ रुपए लगेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा अपफ्रंट 3 करोड़ का प्रॉफ़िट है, मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई। वो हाँ, ऑफ़ कोर्स लॉजिकली तो कम ही हो गई और ये हम लोग का पॉइंट था। लेकिन क्या ये पॉइंट लॉजिकली समझा कि क्यों कम हो रही है? क्यों रूरल एरिया में प्रमोट किया जा रहा है? क्यों मेजर सिटीज़ में प्रमोट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही वाला एग्ज़ाम्पल दिया और समझते हैं। विथ अ व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, मतलब रीजनल लेवल यानी कि
रीजन के छोटे से लेवल पे अगर मुझे इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है मुझे एक रीजनल लेवल पे, गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट का मतलब होता है एट अ रेट लोअर देन मार्केट प्राइस, एट अ रेट लोअर देन मार्केट प्राइस। इसको हम लोग सब्सिडाइज रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 करोड़ की चीज़ अब मुझे 7 करोड़ में पड़ गई, तो क्या मुझे कंसेशनल रेट पे मिली, क्या मुझे कंसेशन मिला? हम लोग बोलते हैं ना अटेंडेंस में कंसेशन चाहिए, मुझे 75%, मुझे 50% ही चाहिए, कुछ कुछ केसेस में मिल भी जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग स्टूडेंट है, अगर हम लोग को बस का पास चाहिए या ट्रेन का पास चाहिए तो हम बोलते हैं हम स्टूडेंट है तो मुझे कंसेशन दे दो, कम प्राइस पे पास दो। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो प्लांट्स एंड इक्विपमेंट भी ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, मतलब हो सकता है कि ईएमआई पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि 7 करोड़ मत दो मुझे, हर साल 1-1 करोड़ रुपए दो, तो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट और कम हो गई। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है। फिर इंटरनेशनल कंडीशन, आजकल तो हर दूसरी कंट्री से वॉर पे है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कंपनीज़ वॉर एक्सपेक्ट कर रही है, जो कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई इन फ्यूचर वॉर हो सकती है, होने वाली है, वो लोग क्या करते हैं, लार्ज फंड्स इन्वेस्ट कर देते हैं ऑन फिक्स्ड एसेट्स बिफोर देयर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल मान लो आज यूएसए और ईरान वॉर पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब ईरान की कोई कंपनी को ऐसा लग रहा है ना, अब इन फ्यूचर तो मतलब उनको तो पता नहीं रहेगा कि ईरान रहेगा कि नहीं, या फिर उनकी कंपनी रहेगी कि नहीं, व्हाटएवर द केस मे बी। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं ना, आज है तो मतलब सारी चीज़ें आज ही उड़ा दो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सारा पैसा आज ही इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कल शॉर्टेज हो जाए, जो कि पॉसिबल भी है, प्लॉजिबल भी है, ठीक है। तो उस केस में इंटरनेशनल कंडीशन भी मैटर करता है। अगर कोई कंट्री वॉर एक्सपेक्ट कर रही है तो सारे खर्चे आज ही कर देगी, उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आज बढ़ जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर उसको पता नहीं कल हो ना हो। हाँ। नेक्स्ट, ट्रेंड इन इकोनॉमी, ठीक है। ट्रेंड इन इकोनॉमी इज लाइक काफ़ी बेसिक है। अगर कोई कंपनी का फ्यूचर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा देंगे। अब जैसे एमबीए चाय वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। उसने क्या किया था ना, उसने अपनी फ्रेंचाइज़ी मॉडल स्टार्ट करी थी। मतलब वो चाय ही बेचता था, नाम यूनिक सा रखा था एमबीए, वो तो इन रियल लाइफ एमबीए भी नहीं है, ठीक है। बट ये इतना ट्रेंड हो गया, तो उसने क्या सोचा, उसने एंटिसिपेट किया कि अब मेरा बिज़नेस तो बहुत सारा चलने वाला है। तो उसने फ्रेंचाइज़ी देनी स्टार्ट कर दी, लोगों को अपने बिज़नेस बेचने लगा, ऐसा-वैसा। तो हर जगह गली नुक्कड़ पे एमबीए चाय वाले की दुकान खुलने लगी। प्रॉब्लम क्या हुई, उतने लोग आए नहीं और वो फ्लॉप हो गया। जितना प्रॉमिस किया था उतने सेल्स भी नहीं हुए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ट्रेंड देखा, उसको लगा कि हो सकता है कि मैं काफ़ी ग्रो करूँ, और इस चीज़ में उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स बढ़ गई। ये वाला पॉइंट क्लियर है विद एग्जांपल। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ट्रेंड। अब देखो पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स बिज़नेस भी बढ़ेगा वहाँ का, क्योंकि पहले 10 लोग थे, अब 20 लोग हो गए, और 20 लोग नहीं 20 कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। तो उस केस में ये सारी इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब का भी फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगने वाला है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? कंज़्यूमर प्रेफ़रेंस, देखो जिस भी चीज़ का कंज़्यूमर प्रेफ़रेंस, जो भी चीज़ डिमांड में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो ओवरसाइज़्ड फ़ैशन चल रहा है, तो ऐसी कंपनीज़ जो कि ओवरसाइज़्ड कपड़े बनाती हैं, उन लोगों का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, हाँ, क्योंकि उनको अब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, राइट? ज़्यादा ओवरसाइज़ बैगी शर्ट्स, बैगी जीन्स, टॉप्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो वहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स एज़ वेल एज़ मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, इन सब का भी एग्ज़ाम्पल दिया है। Competitive factor, the factor and prime element is decision making is, हाँ, if competitor automation पे शिफ्ट हो रहा है, तो कंपनीज इन सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो द कंपेटिटर। इसका एग्जांपल हम लोग समझते आ जाओ। तो देखो हम लोग के पास टेलीकॉम में जनरली अब दो ही बड़े प्लेयर्स बचे हैं, जियो और एयरटेल, ठीक है। ऑल्दो आई एग्री, वी आई है, बी एस एन एल है, और एक एम टी एन एल करके भी कंपनी है, वो भी है, बट वो पब्लिक के लिए इंटरनेट नहीं बनाती, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बनाती है अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम, ठीक है। तो जनरली अब ऐसा समझ लो कि जियो ने ना फॉर एग्जांपल रातों रात कोई नई टेक्नोलॉजी ला दी, कोई नया स्पेक्ट्रम ला दिया, ठीक है, कोई नई बैंड ला दी, कोई नई फ्रीक्वेंसी ला दी, कोई नया प्रोडक्ट ला दिया, मतलब करने को तो कुछ भी कर सकता है ना, ठीक है। तो मान लो जिससे पहले फाइबर था, ब्रॉडबैंड था, ब्रॉडबैंड का उन्होंने फाइबर किया, फाइबर का अब एयर फाइबर किया, ये एग्जाम्पल है। तो इस केस में एयरटेल पीछे थोड़ी रुकेगा। जो चीज़ उसके कंपेटिटर ने करी, अब एयरटेल वो खुद से नहीं कर रहा है, उसकी मजबूरी बन गई है कि उसको फ़ॉलो करना पड़ रहा है। एयरटेल इज़ नॉट कॉपीइंग
या फिर इज़ नॉट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम जियो डायरेक्टली, इट इज़ कंपेल्ड। कंपेल्ड का यहाँ पे मतलब लिखा है, आई वांट टू स्ट्रेस इट ऑन दैट वन। कंपेल्ड का मतलब होता है कि मजबूरी में उनको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बिज़नेस है, ठीक है, जिसने कोई नई टेक्नोलॉजी लाई, कोई नया ऑटोमेशन लाया, अब दूसरी वाली कंपनी को मजबूरी है कि उसको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं, आगे में क्या पढ़ा, ये काफ़ी रायता फैल गया, आओ समेटते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला हम लोग ने पॉइंट पढ़ा था कि एक बिज़नेस में वो सोचेगा, अगर प्लान उसका पॉसिबल है तो वो कैपिटल तो बिज़नेस के बारे में सीरियस हो जाएगा, उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं, कंसीव करता है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। फिर वो लिस्ट करेगा कि मुझे फिक्स्ड कैपिटल में कितना पैसा लगेगा। आजकल के टाइम पे तो इम्पोर्टेंट भी हो रहा है फिक्स्ड कैपिटल में कितना पैसा लगेगा ये जानना। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेशन वाली हो गई है, मॉडर्न इंडस्ट्री प्रोसेस में हेवी और ऑटोमेटेड मशीन्स भी लगती हैं। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल के लिए वो कैपिटल मार्केट के पास जाएगा और फिक्स्ड कैपिटल के लिए मैन्युफैक्चरिंग या पब्लिक यूटिलिटी है तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। साइज़ ऑफ बिज़नेस या स्कोप ऑफ बिज़नेस बड़ा है तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। एक्सटेंट ऑफ लीज़ और रेंट अगर पॉसिबल है तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। सब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। ओल्ड एसेट्स मिल रहे कंसेशनल रेट पे फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। इंटरनेशनल कंडीशन अगर कोई वॉर एक्सपेक्ट कर रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट उसका बढ़ जाएगा। ट्रेंड इन इकोनॉमी अगर ट्रेंड अच्छा है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। पॉपुलेशन ट्रेंड है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है, फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और कॉम्पिटिटिव फैक्टर है तो अगेन कॉम्पिटिटर ने कोई एक्शन लिया तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। विद दिस अब हमारे पास ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, बट जितना है आई डोंट वांट टू कवर इट इन दिस वीडियो, ठीक है? आई डोंट वांट टू कमिट, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे विथ लॉजिक एंड मतलब हम लोग समझें, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू फेच यू द मार्क्स। अंडरस्टैंडिंग एक तरफ और मार्क्स आने एक तरफ। दैट सेड हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट 60% इज़ डन, क्योंकि अब सिर्फ वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट बाकी है। तो वी कैन से ऑलमोस्ट 70-80% ही हो चुका है। एंड एक नेक्स्ट पार्ट आएगी वीडियो की जिसमें हम लोग चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे, व्हिच इज़ पहले हम लोग जानेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, देन हम लोग जानेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, ये वाला। एंड देन हम लोग एक डिस्टिंक्शन जानेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम फिर हम लोग ये सारी चीज़ें भी कवर अप करने की ट्राई करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पूरे चैप्टर की समरी होगी, ठीक है? क्योंकि अब तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने रायता फैलाई है उसकी समरी देनी भी ज़रूरी है। दैट सेड आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। मज़ा आया होगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ें समझ आई होंगी। मज़ा तो आई डाउट, क्योंकि हम लोग काफ़ी सीरियस ही थे यहाँ पे, एंड सिंस दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर एज़ वेल, अभी चीज़ें काफ़ी रिफ़ाइन होंगी, काफ़ी चीज़ें हम समझेंगे और काफ़ी चीज़ें इनकलकेट करेंगे। इसमें भी 10 कमियाँ निकलेंगी, इन फ्यूचर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड वो एलिमिनेट हो जाए। दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।